टुडेज़ टॉपिक इज़ जीओसी। जीओसी इसलिए पढ़नी है क्योंकि ऑर्गेनिक के जितने भी चैप्टर्स हैं वो सब के सब जीओसी से ही एक्सप्लेन होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जीओसी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। जीओसी के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे, एक होगा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट और दूसरा उसकी एप्लीकेशंस पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अब कैसे हो सकती है? थ्रू पाई बॉन्ड हो सकती है, थ्रू सिग्मा बॉन्ड हो सकती है एंड थ्रू पाई एंड सिग्मा इकट्ठे भी हो सकती है। पाई बॉन्ड से कौन सी होती है? रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हो रही है तो मतलब वो पाई बॉन्ड से हो रही है। सिग्मा बॉन्ड से क्या होता है? इंडक्टिव इफेक्ट। और पाई एंड सिग्मा जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं वो होती है हाइपर कॉन्जुगेशन। एप्लीकेशंस पार्ट के अंदर क्या पढ़ेंगे? एक तो स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट्स पढ़ेंगे कि जैसे कार्बोकेटाइन गिवन होगा, बताना है कि वो स्टेबल है, कौन ज़्यादा स्टेबल है। दूसरा पढ़ेंगे एसिड बेस केमिस्ट्री, जैसे हम आपको पूछ लेंगे कि सबसे ज़्यादा एसिडिक प्रोटॉन कौन सा है, सबसे ज़्यादा बेसिक साइड कौन सी है, इस टाइप से। और तीसरी चीज़ पढ़ेंगे एरोमेटिसिटी, कि ऐसे कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी पता लगाने के लिए। सबसे फर्स्ट टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस के अंदर हमें पता होना चाहिए कि हम रेजोनेंस क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। बाद में देखेंगे कि होता क्या है, पहले अब देखेंगे पढ़ क्यों रहे हैं। इसलिए पढ़ते हैं जैसे कोई रिएक्शन होती है, फिनोल है, फिनोल पे हम कोई इलेक्ट्रोफाइल डालते हैं तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक होता है ऑर्थो प्रोडक्ट और दूसरा होता है पैरा प्रोडक्ट। अब हमें मेटा क्यों नहीं मिल रहा, सिर्फ ऑर्थो और पैरा ही क्यों मिल रहे हैं? इसका रीज़न कि मेटा क्यों नहीं है ये देता है रेजोनेंस। कैसे? अगर हम इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं, इस पे इलेक्ट्रॉन से इधर आएंगे फिर इधर आएंगे तो क्या बनेगा? ओ नेगेटिव, सॉरी ओ यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ नेगेटिव आएगा। एक स्ट्रक्चर ये बनेगा, फिर ये फर्दर रेजोनेंस में जाएगा तो हमारा पैरा पे नेगेटिव आ जाएगा। ये ऐसा होएगा, ऐसा होएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, डबल बॉन्ड ओ। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये फर्दर डीलोकलाइज होगा और फिर से ऑर्थो पे नेगेटिव आ जाएगा और फाइनल ये दोबारा यहाँ चला जाएगा और यहाँ पे H भी था, H पॉजिटिव और क्या बन जाएगा? OH। तो इन शॉर्ट हमारा ऑर्थो पर नेगेटिव है और पैरा पर नेगेटिव है। तो जहाँ नेगेटिव है वहीं से ही हमारा इलेक्ट्रोफाइल जो पॉजिटिव चार्ज है वो उसको पकड़ेगा। तो सिर्फ ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट मिल रहे हैं और मेटा नहीं मिल रहा। तो ये सब कौन एक्सप्लेन कर रहा है? रेजोनेंस, ठीक है। अब है कि नेक्स्ट हम रेजोनेंस इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि वो स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल है ये और दूसरा मॉलिक्यूल है ये। अब इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है वो हम कैसे बता पाएंगे? कि यहाँ पे जैसे वो रेजोनेंस हो रहा है तो हम बोलते हैं कॉन्जुगेशन में और ये ज़्यादा स्टेबल है। या फिर अगर हमारे पास ऐसा गिवन है, एक कार्बोकेटाइन यहाँ पर है और एक कार्बोकेटाइन यहाँ पे है, तो हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस है ये ज़्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी भी बताता है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि रेजोनेंस होता कैसे है, हाउ। इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस के लिए। एक है कि हमारे पास p ऑर्बिटल्स होने ही चाहिए। नेक्स्ट है एडजेसेंट p होना चाहिए, एडजेसेंट p ऑर्बिटल्स होने चाहिए, दैट टू इन द सेम प्लेन। ऐसा नहीं है कि एक pz प्लेन मतलब एक z प्लेन में और दूसरा x प्लेन में है। अगर जैसे ऐसे है, ये pz है और यहाँ पे हमारा एक px है, इन दोनों के बीच में रेजोनेंस नहीं होएगी। हमारे पास दोनों ही सेम प्लेन में होने चाहिए फॉर रेजोनेंस, ठीक है। इन दोनों में रेजोनेंस हो सकती है। और ऐसे भी हो सकती है अगर हमारे पास लोन पेयर है और यहाँ पे हमारे पास ऐसे है, ए के ऊपर लोन पेयर है, तो भी हमारी रेजोनेंस हो सकती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल CH2 डबल बॉन्ड CH2 NH2। तो यहाँ पे जो N के लोन पेयर्स हैं वो यहाँ पे रेजोनेंस में जा सकते हैं। अब ऐसा कैसे हो रहा है देखो, ये कार्बन था, इसके बगल में एक और कार्बन था और यहाँ पे थे NHH और यहाँ पे इसके लोन पेयर थे, सही है। ये दोनों आपस में पाई बॉन्ड बना रहे थे, यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बना हुआ था। तो अब ये जो तीनों हैं ऑर्बिटल्स, ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो इसलिए ही रेजोनेंस पॉसिबल है कि ये यहाँ पे आ जाए और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाएं, सही है। अब सॉरी
अच्छा, ये भी पूछ सकते हैं कि नंबर ऑफ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ एक हमको 3 मॉलिक्यूल्स दे दिए, हमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, जैसे ऐसा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्योंकि ये डीलोकलाइजेशन में है तो मतलब इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, NH, और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। तो कितने हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, 2 तो आपको दिख ही रहे थे यहाँ पे जो बॉन्ड था, और हमें देखा है कि ये जो लोन पेयर है, कलर चेंज कर लेते हैं, एक तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये पाई बॉन्ड अवेलेबल था, और ऊपर से जो ये लोन पेयर है ये भी पाई बॉन्ड बना रहा है। तो टोटल हमारे पास 2 पाई बॉन्ड्स हैं, तो मतलब इन शॉर्ट हमारे पास 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर जैसे है ये क्वेश्चन होता NH, इसमें पूछता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो कितने होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो यहाँ पे ये वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रेजोनेंस में नहीं है, तो ये डबल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, तो ये हमारे पाई इलेक्ट्रॉन्स में काउंट नहीं होंगे। सिर्फ एक पाई बॉन्ड है, मतलब इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सही है। नेक्स्ट है कि ये भी जैसे क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का ये है कि इसमें नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अब इसमें अगर हम देखें, इस नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डीलोकलाइज हो रहे हैं, ऑलरेडी 3 बॉन्ड्स थे प्लस एक लोन पेयर है, एक लोन पेयर है जो कि कॉन्जुगेशन में है, जो डीलोकलाइज हो रहा है, तो ये भी पाई बना रहा है। तो हमारे पास 4 हो गए पाई बॉन्ड्स एक तरीके से। तो हर बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब कि 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। अब हमारे को नेक्स्ट सीखना है हाइब्रिडाइजेशन। हम पहले बताओ कि हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते ही क्यों है। हाइब्रिडाइजेशन इसलिए पढ़ते हैं, जैसे CH4 है, ठीक है, कार्बन होता है 1s2 2s2 2p2, ऐसा होता अगर हम इसके ऑर्बिटल्स बनाएं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1। सपोज करते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो ये 2 ही बॉन्ड्स बनाता, पर कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसकी एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाती है, ये, या अभी भी हम सपोज कर रहे हैं कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं है, सिर्फ इसमें एक्साइट किया, ठीक है। जब इसने एक्साइट किया, अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं है तो यहाँ पर हमारे पास 1 S है और 3 P हैं। हाइड्रोजन आया पिंक कलर का, यहाँ पे हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, मतलब 1 हाइड्रोजन जुड़ा S से और 3 हाइड्रोजन जुड़े P से। तो बताओ S का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा या P का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा। ऑब्वियसली S जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, स्मॉलर इन साइज है, तो H का बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगा, मतलब एक H का बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू अदर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो मतलब इसका जो बॉन्ड लेंथ होगा वो छोटा होएगा इनके कंपैरिजन में। उल्टा बना दिया मैंने एरो, हाँ, इसका बॉन्ड लेंथ छोटा होगा और इनका बॉन्ड लेंथ बड़ा होगा। पर हमने ऑब्जर्व किया कि जो मीथेन होता है CH4, उसमें चारों बॉन्ड लेंथ इक्वल होते हैं। तो मतलब जो अगर हमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं कर रहे तो वो एक गलत थ्योरी थी। तो इसलिए हाइब्रिडाइजेशन एक थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट है जिसे इंट्रोड्यूस किया गया। हम ये मान के चलते हैं कि जब ये एक्साइट हो गया तो अब ये चारों जो ऑर्बिटल्स हैं हमारे सेम एनर्जी के हो जाते हैं, ये अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं और ये सारे sp3 हो जाते हैं। अब इनमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कौन सा S कौन सा P। अब ये सारे मिलकर एक डिफरेंट सेट के बन गए हैं sp3 के। अब हाइड्रोजन आएगा और चारों से बॉन्ड बनाएगा, इसलिए सबकी बॉन्ड लेंथ सेम है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आया। ऐसे ही अगर हम NH3 के अंदर देखें सपोज, ठीक है, NH3 में ऐसा होता, क्योंकि इसकी क्या होती है -2 2s2 2p3, ठीक है। अगर हम मान के चलते हैं कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही, ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर हैं, हाइड्रोजन आएगा और यहाँ पे बॉन्ड्स बना लेगा। अगर हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती तो ये क्या होता है, ये px py और pz के साथ बॉन्ड बनाता, ये तीनों का एंगल आपस में क्या होता 90 डिग्री, मतलब 3 हाइड्रोजन होते हैं, एक x की साइड, एक y की साइड और एक ऊपर ऐसे परपेंडिकुलर z की साइड। लेकिन ऑब्जर्व क्या हुआ, क्या इन तीनों NH बॉन्ड का एंगल 90 होता है? नहीं होता, इनका एंगल 109 होता है। इसका मतलब यहाँ पर भी कुछ मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स हो रहा होगा। तो ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं इंक्लूडिंग द लोन पेयर, ये मिक्स करते हैं और क्या बना लेते हैं, एक डिफरेंट सेट ऑफ ऑर्बिटल्स जिसे हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बोलते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक और एक, सही है, ये बन गया sp3।
अब ये sp3 बन गया। अब इनकी कोई इंडिविजुअल आइडेंटिटी नहीं है कि कौन एस था और कौन पी था। अब ये सारे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे और इनके बीच का एंगल क्या होएगा, एक यहाँ पे लोन पेयर होगा और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन्स होंगे और एंगल हमारा अप्रॉक्सीमेटली 109 होता है, मतलब 109 से थोड़ा सा कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, वो वैसे तो केमिकल बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है कि ऊपर लोन पेयर आ गया, वो सबको पुश कर रहा है और एंगल्स यहाँ पे थोड़ा दबाव डाल रहा है और एंगल थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है 109 से, पर अप्रॉक्सीमेटली टेट्राहेड्रल शेप रहती है। अच्छा देखो, एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे को कोई भी एक मॉलिक्यूल गिवन होगा, सही है। अब हमारे को बताना है कि यहाँ जो नाइट्रोजन के जो लोन पेयर हैं उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, मतलब उनका घर क्या है। वो बताने के लिए वैसे अगर हम देखें अपना नॉर्मल कॉन्सेप्ट से, तो यहाँ पर 3 सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं हमारे को, ठीक है, और एक लोन पेयर दिख रहा है। ये ट्रिक याद रखो कि जब भी जो लोन पेयर है हमारा कॉन्जुगेशन में जा रहा होगा तो क्या होगा, उस लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो पाई बॉन्ड बन रहा है एंड पाई बॉन्ड्स आर नेवर अ पार्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सही है। तो यहाँ पे हम इसको काउंट नहीं करेंगे और 3 सिग्मा बॉन्ड्स होने की वजह से हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp2। लेकिन सपोज ऐसा होता कि यहाँ पे CH3, CH2 और NH2 होता, मतलब ये जो लोन पेयर हैं ये अभी डीलोकलाइज नहीं हो रहे, तो ये अपनी जगह पे फिक्स है, ये पाई बॉन्ड नहीं बना रहे, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है जो कि पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो इस लोन पेयर को भी काउंट करेंगे तो टोटल कितने बॉन्ड्स हो जाएंगे हमारे, मतलब एक तरीके से हमारी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3, 3 + 1 4। यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि ऊपर S1 है और P3 है, मतलब इनकी हाइब्रिडाइजेशन मतलब टोटल 4 हो रही है और sp3 है। तो जैसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये दे दिया NH2, अब बताओ यहाँ पर नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो लोन पेयर है उसका घर क्या है, मतलब लोन पेयर हमारा p ऑर्बिटल में है या फिर किसी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में। अगर हम यहाँ पे नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन देखें तो क्या होगी, क्या इसके लोन पेयर्स कॉन्जुगेशन में है, क्या पाई बॉन्ड बना रहे हैं, नहीं बना रहे। 3 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है जो कि पाई बॉन्ड नहीं बना रहा, तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, sp3। अब लोन पेयर कहाँ पे है, sp3 में प्रेजेंट है या फिर प्योर p में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली हमने देखा कि जो लोन पेयर है वो हमारा इन्वॉल्व हो रहा है इन हाइब्रिडाइजेशन, तो लोन पेयर की हाइब्रिडाइजेशन भी sp3। पर अगर ऐसा होता, इस केस में जो हमारा लोन पेयर है वो इन्वॉल्व हो रहा है कॉन्जुगेशन में, सही है, यहाँ पे H भी है, तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है जो कि इन्वॉल्व हो रहा है हमारा कॉन्जुगेशन के अंदर, मतलब रेजोनेंस कर रहा है, तो इसको इन्वॉल्व नहीं करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में, तो हाइब्रिडाइजेशन नाइट्रोजन की क्या हो जाएगी, sp2। और लोन पेयर का घर क्या हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर इन्वॉल्व नहीं हो रहा है हाइब्रिडाइजेशन में, तो ऐसे लोन पेयर अलग पड़ा हुआ है। और यहाँ पे हमारा 3 ऑर्बिटल्स की हमने मिक्सिंग करी है, तो ये कहाँ पे है, प्योर p में पड़ा हुआ है, तो लोन पेयर का घर है इन प्योर p। और कहाँ यूज़ होती है ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जैसे एक तो एरोमेटिसिटी में यूज़ होता है, जैसे हमने ये मॉलिक्यूल यही देखा NH, इसमें हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, अभी सिखाया था, क्योंकि ये कॉन्जुगेशन में है तो हमारा ये भी पाई बना रहा है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है। और वैसे भी हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड से पता होगा कि 4n+2 इलेक्ट्रॉन्स अगर होते हैं तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है, तो मतलब हम रेजोनेंस से पता लगा रहे हैं कि दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। दूसरी अगर इसकी एप्लीकेशन छोटी सी देखें एसिड बेस केमिस्ट्री के अंदर, तो ये है जैसे हमारे पास NH3 है और यहाँ पे H+ डाला हमने, एसिड डाला, और दूसरा मॉलिक्यूल है CH 1 2 3 और NH2। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ज़्यादा बेसिक है, तो कौन ज़्यादा बेसिक होगा जो इजीली H+ को पकड़े। पर अब हम देख पा रहे हैं कि जो सेकंड केस है उसके अंदर लोन पेयर फ्री नहीं है, मतलब लोकलाइज नहीं है कि वो H+ को पकड़े, ऑलरेडी डीलोकलाइज्ड है, दिस लोन पेयर इज डीलोकलाइज्ड।
तो ये स्लो पकड़ेगा H+ को, लेकिन फर्स्ट केस में ये डायरेक्टली H+ पर ही अटैक करेगा। तो ये जो कंपाउंड है हमारा मोर बेसिक है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड वन। तो यही थी इसकी सेकेंड एप्लीकेशन। वैसे अभी हम अपनी फर्दर वीडियोस में एरोमेटिसिटी एंड एसिड बेस केमिस्ट्री को ढंग से पढ़ेंगे। दिस इज़ जस्ट अ स्मॉल ओवरव्यू कि कैसे इनकी एप्लीकेशंस यूज़ हो रही हैं। अगर हमसे ऐसे रेट पूछ ले इसी क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकेंड रिएक्शन का, कि इसका रेट कांस्टेंट K1 है और इसका रेट कांस्टेंट K2 है, तो हमें पता है कि K1 इज़ ग्रेटर दैन K2, मतलब K1 फर्स्ट रिएक्शन इज़ फास्टर दैन द सेकेंड रिएक्शन। ओके, थैंक यू।